नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ हुई है। मुझे नहीं लगता इस चीज़ की उम्मीद किसी ने भी लगाई होगी। दरअसल हुआ क्या है कि एक 50 साल पुराना मुद्दा जो है फिर से उसको रेज किया गया है और इस चीज़ को लगभग हर ही न्यूज़पेपर जो है वो आप लोग कह सकते हो कवर कर रहे हैं। जिसका कारण ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनने ये इशू उठाया है पार्लियामेंट में। दरअसल हुआ क्या है कि आप लोग को पता होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। आप लोग को पता होना चाहिए। ये इंट्रोड्यूस किया गया था इस समय की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में। और इसको इंट्रोड्यूस करने का कारण था कि जो अपोजिशन पार्टी थी वो चाहती थी कि मणिपुर का जो इशू है उस पर दोबारा से बातचीत हो, उस पर डिबेट हो। उसी के लिए ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इस पर काफी ज्यादा सवाल पूछे गए गवर्नमेंट से, उस पर काफी ज्यादा इल्जाम लगाए गए। और जिसके बाद फाइनली मोदी जी ने भी मणिपुर पे जो अपना आप लोग कह सकते हो बात है वो रखी है। इनने कसम खाया है कि मणिपुर का जो इशू है उसे जल्दी सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वाओ टर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो जल्दी कहने का मतलब ये जो इशू है ये सॉल्व होगा, ऐसा इनका कहना है। जल्दी पीस जो है वो मणिपुर में रीस्टोर किया जाएगा। खैर, ये अलग चीज हो गई। यहाँ पर जो इशू है ना वो है कच्छतीवू आइसलैंड का। दरअसल इसको लेके दोबारा मोदी जी ने जो बात है वो की है और इस आइसलैंड के इशू पे कांग्रेस जो है या फिर इसके जो पुराने लीडर है उनको टारगेट करने की कोशिश की है। मैं जरा इनको जहां भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे। ये जो बाहर गए ना उनको जरा पूछे ये कच्छतीवू क्या है। कोई पूछे इनको कच्छतीवू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूं ये कच्छतीवू क्या है और ये कच्छतीवू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएम के वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छतीवू वापस ले आइए। एक कच्छतीवू है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कब दिया था, कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। देखा आप लोग ने कैसे इनका कहना है कि जो कच्छतीवू आइसलैंड था वो इंडिया की टेरिटरी थी, इंडिया का अभिन्न अंग था। और इसको इनका कहना है कि कांग्रेस ने जो है वो देश से अलग किया है, भारत माता से अलग किया है। दरअसल हुआ क्या कि जो कांग्रेस के लीडर है राहुल गांधी, इनने काफी ज्यादा इन पे इल्जाम लगाया कि मणिपुर में जो हो रहा है वो भारत माता की हत्या की गई है बीजेपी द्वारा। और उसी के रिटेलिएशन में ये कहा है इनने कि ये मणिपुर में अगर हत्या की गई है भारत माता की तो जो एक पार्ट था इंडिया का जिसको अलग ही कर दिया गया इंडिया से, वो क्या था। तो खैर ये तो अलग चीज हो गई, ये तो पॉलिटिकल चीज हो गई। नाउ यहाँ पर जो इशू आता है, जो हम लोग को समझने वाली चीज है वो ये कि कच्छतीवू आइसलैंड है क्या, क्यों ये इंडिया से अलग हुआ और इसका इशू दोबारा कैसे सामने आया आप लोग कह लो, या फिर इसका इशू कैसे इतने टाइम से अभी तक बना ही हुआ है, दबा नहीं है ये। तो पूरा मैं आप लोग को बताता हूँ शुरुआत से। दरअसल पहले मैं इसकी जो लोकेशन है ना कच्छतीवू आइसलैंड के, वो आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग गूगल अर्थ में डालोगे ना तो ये आप लोग को लेके जाएगा पल्क स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये जो स्ट्रेट है जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को मिलाता है, यहाँ पर लेके जाएगा। और यहाँ पर ये बहुत छोटा सा अनइनहेबिटेड आइसलैंड जो है, यानी कि कोई भी इस आइसलैंड पर नहीं रहता है। ये जो आइसलैंड है इसका नाम है कच्छतीवू आइसलैंड। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पर कोई भी रहता, इसीलिए अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना तो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर को छोड़ के। 20th सेंचुरी में एक यहाँ पर चर्च बनाया गया था, सेंट एंथोनी चर्च इसका नाम है। उसको छोड़ के अगर आप लोग देखोगे ना तो कोई भी इस पे स्ट्रक्चर है नहीं। और ये जो चर्च है इसमें हर साल एक टाइम पे जो प्रेयर है वो करने के लिए इंडिया से भी श्रीलंका से भी काफी ज्यादा लोग जो है वो जाते हैं, यहाँ पर प्रेयर वगैरह की जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है, आप लोग कह सकते हैं कि एक लौता टाइम है जब यहाँ पर जो भीड़ है वो इकट्ठा होती है। ये जो आइसलैंड है इसकी अगर आप लोग हिस्ट्री देखोगे तो ऐसा बताया जाता है कि 14th सेंचुरी में एक वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ये बना था। उस टाइम पे इंडिया में आप लोग को पता होगा तुगलक डायनेस्टी जो है वो नॉर्थ में रूल कर रही थी, तो साउथ में भी छोटी मोटी जो प्रिंसिपैलिटी या फिर डायनेस्टी थी वो रूल करती थी। तो उस टाइम पे ये बना था। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो
शुरुआत में यहाँ पर जो श्रीलंका का जाफना किंगडम था ना, उसका रूल था, उसके अंडर ये आया करता था। लेकिन फिर आज का जो रामनाथपुरम है ना, उस समय रामनाथ कहलाता था, वहाँ के जो जमींदार थे उनके अंदर ये आ गया। तो राजा ऑफ रामनाथ भी इनको कहा जाता है, या फिर जमींदार ऑफ रामनाथ आप लोग कह लो, उनके ये अंदर आ गया। और उसके बाद फिर इसको मद्रास प्रेसिडेंसी जो था ब्रिटिश एम्पायर का, उसके अंदर मिला लिया गया। फिर 1921 में, यानी कि 1921 के बाद से दोनों के बीच में, श्रीलंका के बीच में और इंडिया के बीच में, इस आइसलैंड को लेके थोड़ा बहुत जो इशू है वो शुरू होता है। लेकिन आप लोग कह सकते हो कि दोनों ही कंट्री पे इस समय ब्रिटिश का रूल था। तो एक तरीके से ये कहना बेटर होगा कि दोनों ही कंट्री के जो ब्रिटिशर्स थे वो एक दूसरे से लड़ रहे थे कि यहाँ पर ये जो आइसलैंड है ये हमसे बिलोंग करता है। एक सर्वे भी निकाला गया जिसमें इस आइसलैंड को श्रीलंका का ही दिखाया गया, सीलोन उस समय कहा जाता था, उसी का पार्ट दिखाया गया। लेकिन इंडिया के जो आप लोग कह सकते हो ब्रिटिश रूलर थे, उनने इसको अपोज किया। और इसी तरीके से ये जो डिस्प्यूट है ये लगातार चलते आया ओवर टाइम। 1970s में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी देश की, तब इसको सॉल्व करने की कोशिश की गई। और 1974 और 1976 में 2 एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में साइन किए गए थे, जिसमें से ये जो पहला एग्रीमेंट था ना 1974 का, इसके अंदर इंडिया ने ये जो आइसलैंड है इसको दे दिया श्रीलंका को कि ये हमारा गिफ्ट है तुमको, ये तुम्हारी टेरिटरी होगी आज के बाद से। हालांकि फ्री में नहीं दिया होगा इसको, और इसके देने के भी कुछ कारण होंगे, लेकिन ये जो आप लोग आइसलैंड है इसको कह सकते हो ये दे दिया गया इंडिया की तरफ से श्रीलंका को। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग देखोगे ना, तो तमिलनाडु के जो फिशरमैन है वो यहाँ पर जाते थे, यहाँ पर जो फिशिंग वगैरह वो करते थे बिना किसी रुकावट के। लेकिन 1976 वाला जो एग्रीमेंट हुआ उसमें ये डिसाइड हुआ कि दोनों ही कंट्री के जो फिशरमैन है वो एक दूसरे की वाटर की टेरिटरी के अंदर फिशिंग नहीं करेंगे। उसके बाद से ये जो इशू है ना ये ज़्यादा भड़कने लगा, आप लोग कह सकते हो। काफ़ी ज़्यादा तमिलनाडु के जो लोग हैं उनने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू किया। 1974 में भी जब ये एग्रीमेंट साइन किया गया था ना, जिसमें ये जो आइसलैंड ये दे दिया गया था श्रीलंका को, तब भी तमिलनाडु से काफ़ी बड़ा जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिला था। लेकिन ये जब प्रॉब्लम आने लगी तमिलनाडु के लोगों को, उनका जो फिशिंग राइट है यहाँ पर वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद से ये जो इशू है ये और भी भड़कने लगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग देखोगे ना, तो क्योंकि थोड़े टाइम के बाद फिर जो सिविल वॉर है वो श्रीलंका ने देखा, तो बहुत टाइम तक श्रीलंका के जो फिशरमैन है वो यहाँ पर फिशिंग नहीं करते थे। श्रीलंका खुद ही अपने जो फिशरमैन है उनको रोक के रखता था कि आप लोग यहाँ पर मत जाओ, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो भी हो सकती है, जो सिक्योरिटी को लेकर इशू है वो भी हो सकता है। इसीलिए बहुत टाइम तक आप लोग कह सकते हो कि इंडिया के जो फिशरमैन है ना, इस एग्रीमेंट के बाद भी वही यहाँ पर फिशिंग करते थे। लेकिन 2009 में जो श्रीलंका का सिविल वॉर है वो खत्म होता है, आप लोग को पता होगा इस चीज़ को। और उसके बाद से श्रीलंका की जो सिक्योरिटी फोर्स है ना वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली जो पहरा देना है आप लोग कह सकते हो वो देती हैं। बहुत ही ज़्यादा इस एरिया को लेके सीरियस रहती है, क्योंकि उनको डर रहता है कि दोबारा ये जो सेपरेटिस्ट है, जो एक्सट्रीमिस्ट है, वो कंट्री में ना एंटर कर जाए, इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहरा देती हैं। और दोबारा फिर इस टाइम पे श्रीलंका के जो फिशरमैन है वो इस जगह पे आते हैं और यहाँ पर फिशिंग करना शुरू करते हैं। और उसके बाद से दोनों कंट्रीज के बीच में जो क्लैशेज है वो शुरू होने लगे। उसके बाद से हर साल लगभग अगर आप लोग देखोगे तो इस तरीके की न्यूज आने लगती है इस एरिया से कि तमिलनाडु के फिशरमैन को श्रीलंका ने पकड़ लिया है और इनको अपने जेल में डाल दिया है, और कई शिप्स जो है वो भी सीज कर लिए। ये जो इशू है ये लगातार हर साल बढ़ती ही जाती हैं। नाउ ये जो इशू है ना, ये जो आइसलैंड है ना, ये तमिलनाडु में अगर आप लोग देखो तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इशू भी बन गया है। काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में वहाँ पर सवाल उठाए जाते हैं कि क्यों ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये दे दिया, आखिर वो कैसे इसको अपनी जागीर समझ के दे सकती है बिना स्टेट गवर्नमेंट से, जिसके अंदर ये आया करता था परमिशन लिए बिना। 1991 में मैं आप लोग को बता दूं कि तमिलनाडु की जो स्टेट असेंबली है ना, उसके अंदर एक रिजोल्यूशन भी पास किया गया था जिसमें यही डिमांड किया गया था कि ये जो सेंटर ने दिया है इसको दोबारा लिया जाए, इसको दोबारा रिट्रीव की जाए। के बाद यही नहीं, मैं आप लोग को बता दूं कि 2008 में जब जयललिता सीएम थी तमिलनाडु की, तो उनने सेंटर को कोर्ट में भी घसीट दिया था। उन्होंने कोर्ट में ये कहा था कि सेंटर का ये जो डिसीजन है, अपने आप से इनने ये जो डिसीजन लिया है कि ये जो हम लोग आइसलैंड है ये दे देंगे किसी और कंट्री को, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये पूरा इशू जो है ये जुड़ा हुआ है तमिलनाडु के लोगों की लाइवलीहुड से। उनके लिए ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू भी है, इसीलिए ये चीज़ पूरा जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये जो केस है ये अभी भी मैं आप लोग को बता दूं चल रहा है कोर्ट में, इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इशू जो है वो बन गया है तमिलनाडु में। इनफैक्ट कि मैं आप लोग को बता दूं कि हाल में ही जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए थे, तो उससे पहले भी जो तमिलनाडु के सीएम है उनने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये लिखा था कि
जब ये प्रेसिडेंट आए तो इनसे इस आइसलैंड को लेके बात करो कि ये जो आइसलैंड है ये हमको वापस किया जाए। तो ये पूरा इशू है। नाउ सवाल यहाँ पर ये उठता है, अक्सर इस तरह की डिबेट होती है कि क्या इंडिया जो है वो दोबारा इस आइसलैंड को ले पाएगा, इसको लेने की कोशिश करेगा। और इसका जो जवाब है ये मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये जो आइसलैंड है ना, ये इस समय बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट आइसलैंड है। दरअसल पूरा ये जो इंडियन ओशियन का एरिया है ना, यहाँ पर छोटे मोटे आइसलैंड जो ये सब इस समय काफी ज्यादा आप लोग कह सकते हो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइसलैंड है, क्योंकि चाइना लगातार यहाँ पर अपनी जो प्रेजेंस है वो बनाने में लगा हुआ है। दूसरा, अगर आप लोग देखो तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है इस आइसलैंड के वो बताने की जरूरत है नहीं, उसी के लिए इतनी जो लड़ाई है वो होती है, क्योंकि फिशिंग के रिसोर्सेज यहाँ पर या फिर बाकी रिसोर्सेज अगर आप लोग देखो तो काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो अक्सर ये चीज़ जो है, ये सवाल जो है ये उठाया जाता है कि इंडिया गवर्नमेंट को दोबारा ये कोशिश करनी चाहिए इसको रिट्रीव करने की। लेकिन क्यों मैंने ये कहा कि ये इस समय बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि देखो अगर इंडिया लेना चाहे, फोर्स के बल पे ये लेना चाहे तो तुरंत ले सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद इंडिया की जो इमेज बनी है सालों साल के, आगे से हम लोग कभी अटैक नहीं करते, नॉन एग्रेसिव कंट्री है, वो खत्म हो जाएगी। इंडिया एक एग्रेसिव कंट्री कहलाएगा। और ये चीज गलत भी होगा, क्योंकि देखो ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया था रिपब्लिक ऑफ इंडिया के श्रीलंका की गवर्नमेंट के बीच में। भले ही ये किसी पार्टी द्वारा किया गया हो, लेकिन साइन जो है एग्रीमेंट जो है वो कंट्री का होता है। इस एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि इंडिया ठीक है मानता है कि ये जो आइसलैंड है ये श्रीलंका से ही बिलोंग करता है, उसके बाद फोर्सफुली इसको लेना ये बहुत ही ज्यादा गलत कहलाएगा, एक तरीके से इलीगल कहलाएगा, आप लोग कह सकते हो। हाँ, इंडिया अगर चाहे तो इस समय जो श्रीलंका की इकोनॉमिक हालत है उसको देखते हुए कोई डील इसको लेके कर सकता है कि इसको खरीद सकता है, या फिर इसको आप लोग कह सकते हो कि लेकर क्यूट प्रो क्यों कर सकता है कि इंडिया कहे कि ठीक है ये आइसलैंड आप हमको दे दो, हम कुछ और इसके बदले में कोई और मदद आपकी या फिर कुछ और आपको देते हैं। या फिर आप लोग कह सकते हो कि लीज पे भी इसको ले सकता है। इस तरीके की चीजें जो है ये की जा सकती है, लेकिन ये चीज भी हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम में आप लोग को पता होगा कि फिशिंग रिसोर्सेज जो है ना ये काफी तेजी से डिप्लीट करते जा रहे हैं। चाइना के शेप्स अगर आप लोग देखोगे तो ये इंडियन ओशियन हो गया, यूएसए के पास हो गया, हर जगह पे आप लोग को फिशिंग करते हुए दिखते मिलेंगी, क्योंकि इनके पास जो फिशिंग के रिसोर्स है वो काफी डिप्लीट करते जा रहे हैं। और ये हालत अगर आप लोग देखोगे तो पूरे वर्ल्ड की, तो इसको देख के ये कहा जा सकता है कि श्रीलंका बहुत कम ही चांसेस है कि इस तरीके के कोई एग्रीमेंट थोड़ा सा भी बैकफुट पे वो कुछ आने की कोशिश करेगा। अक्सर श्रीलंका की तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट भी आते हैं, श्रीलंका के जो मिनिस्टर है वो लोग इस तरीके के स्टेटमेंट भी देते हैं कि ये आइसलैंड हम लोग कभी इंडिया को वापस नहीं करेंगे। इनको ये नहीं समझ में आता है कि इंडिया अगर लेना चाहेगा तो इनसे पूछने कोई नहीं जाएगा कि आप चाहते हो कि नहीं। सबसे बेटर रहेगा कि इंडिया और श्रीलंका दोनों आपस में आके बैठ के बात करें और इस तरीके का सिस्टम बनाया जाए कि दोनों ही कंट्री के जो फिशरमैन है उनके पास यहाँ पर राइट होना चाहिए फिशिंग करने का, और दोनों मिलके इस आइसलैंड का, इस आप लोग कह सकते हो एरिया का एडवांटेज ले सके। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।